गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 11वीं में लेखांकन एक परिचय, जो अध्याय 1 है हमारा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्नों पर यहां अंक आवंटित किए हैं उनकी बात करूंगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे 4 और अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 1। कुल 6 अंकों के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें सही विकल्प की बात करते हैं। जैसे लेखांकन है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, ना कला ना विज्ञान, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा कला एवं विज्ञान दोनों है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होती है। पहला बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता या प्रासंगिकता। यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका बोधगम्यता। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेखांकन में लेखे किए जाते हैं वस्तु मात्रक में, मुद्रा मात्रक में, उत्पान मात्रक में या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा लेखांकन में लेखे जो किए जाते हैं वो मुद्रा मात्रक में किए जाते हैं। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से स्थायी संपत्ति विनियोग है, उपस्कर है, स्टॉक है या भवन है। यहाँ पर कहा गया है तो स्थायी संपत्ति की जब बात करेंगे हम तो यहाँ पर भवन लिया जाएगा। हालांकि आप ये जानते हैं कि उपस्कर फर्नीचर को भी हम स्थायी संपत्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन सबसे स्थायी जो होगी वो भवन कहलाएगी यहाँ पर क्रम के अनुसार। इसी प्रकार माल का अर्थ है उपयोग की वस्तु, केवल क्रय की जाने वाली वस्तु, क्रय एवं विक्रय की जाने वाली वस्तु या संपत्ति के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तु। तो सही जवाब हो जाएगा क्रय एवं विक्रय की जाने वाली वस्तु। हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है। पहला 5,000 रुपये का कर्मचारियों को वेतन दिया, दूसरा 1,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तीसरा अपने निजी खाते से बेटे की फीस दी और अगला क्वेश्चन व्यवसाय से बेटे की फीस दी। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका अपने निजी खाते से बेटे की फीस दी। अपने व्यवसाय से जो बेटे की फीस दी है ये व्यवसायिक लेन देन नहीं है। यहाँ पे बहुत ध्यान देना, विशेष तौर पर लिखा है साफ नहीं है, व्यवसायिक लेन देन नहीं है। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम, एक सूचना प्रक्रिया में के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है आंकड़ों का लेखा, सूचना का संप्रेषण, वित्तीय विवरण के रूप में संक्षिप्तीकरण या सूचना का विश्लेषण। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा सूचना का संप्रेषण, जो 2 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार 8वां देखिए आप, व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है। लेखाकर्म है, खाता वही है, पुस्तपालन है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका पुस्तपालन कहते हैं इसे। 9वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है। अवयस्क नहीं है, प्रबंधक नहीं है, स्वामी नहीं है या निवेशक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अवयस्क। अवयस्क यानी 18 वर्ष से कम आयु का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने है, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं लेनदार कहते हैं, देनदार कहते हैं, उत्पादक कहते हैं या उपभोक्ता कहते हैं। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा उसे हम देनदार कहते हैं। इसी प्रकार अब रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पर आपको सही जवाब देना होगा रिक्त स्थान की पूर्ति में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिक्त स्थान की पूर्ति में आंतरिक उपयोगकर्ता व्यावसायिक इकाई के कौन होते हैं आपको बताना होगा। तो ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि आंतरिक उपयोगकर्ता व्यावसायिक इकाई के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्या है, अंदर होते हैं, क्योंकि जो आंतरिक उपयोगकर्ता होगा वो मालिक होगा और मालिक व्यवसाय के अंदर होता है। इसी प्रकार लेखांकन प्रक्रिया खाली स्थान से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपके लिए घटनाओं की पहचान। जो घटना होती है, जो लेन देन होते हैं उसे हम यहाँ पे घटना कहेंगे। तो घटनाओं
इसकी पहचान करने से ही लेखांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आपको लेखांकन में जो घटना होगी, जो सौदे होंगे, उन्हें पहचानना होगा कि ये मुद्रा में हुए हैं या नहीं, तब यहाँ पे लेखा करेंगे। इसी प्रकार लेखांकन व्यवसायिक प्रक्रिया लेन देनों को खालिस्तान रूप में मापती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुद्रा के रूप में, अर्थात जो भी मुद्रा के रूप में यहाँ लेन देन होगा उसे ही हम लेखांकन व्यवसायिक प्रक्रिया मानेंगे। लेखांकन का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो हमने आपको बताया कि लेखांकन का जनक लुकास पेशियोली को माना जाता है। 1494 में इटली के वेनिस नगर निवासी थे लुकास पेशियोली, और इन्हें लेखांकन का जनक, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ख्याति खालिस्तान संपत्ति है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, स्थायी है लेकिन अमूर्त संपत्ति मानी जाती है। लेखांकन का क्षेत्र वही खाते के क्षेत्र से खालिस्तान है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विस्तृत है। लेखांकन का क्षेत्र वही खाते के क्षेत्र से विस्तृत होता है, क्योंकि आप जानते हैं वही खाते में जर्नल लिखना आता है और लेजर बनाना आता है। इसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट जो भी बनाई जाती है वो लेखांकन के अंतर्गत आती है। अब देखिए लेखांकन व्यवसाय की खालिस्तान है, तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और देय बिल एक खालिस्तान दायित्व है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, देय बिल क्या है? तो देय बिल चालू दायित्व है, यह एक चालू दायित्व होता है। इसी प्रकार स्वामी द्वारा व्यापार में विनियोजित राशि खालिस्तान कहलाती है। तो व्यापार, स्वामी द्वारा जो व्यापार में पैसा लगाया जाता है उसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन, देनदार से अप्राप्त राशि खालिस्तान कहलाती है। तो जो देनदार होता है उसने यदि पैसे नहीं दिए तो उसे हम डूबत ऋण के नाम से जानते हैं। अब देखिए सही जोड़ी की बात करेंगे हम यहाँ पर, और सही जोड़ी में देखिए पहला है कॉलम आ और कॉलम ब, 2 कॉलम में बटा हुआ है। वर्ष के अंत में अन्य बिका माल यानी न बिका जो माल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वर्ष के अंत में जो अनविका या न बिका माल होता है उसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, यानी ये पहले का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा पूंजी, पूंजी के रूप में यानी पूंजी से क्या संबंधित हो जाएगा? तो पूंजी के रूप में जो है वो स्थायी दायित्व जो होता है वो पूंजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि व्यवसाय जब बंद होगा तभी हम पूंजी वापस लेंगे। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय की बात करें हम, तो पूंजीगत व्यय जो होते हैं वो स्थायी संपत्ति क्रय के व्यय होते हैं। पूंजीगत व्यय, कोई भी संपत्ति, स्थायी संपत्ति खरीदोगे उसे हम पूंजीगत व्यय से दर्शाएंगे। कार्यशील पूंजी की बात करेंगे तो कार्यशील पूंजी में दैनिक उपयोग या प्रयोग या व्यय में जो भी हम राशि लगाते हैं, दैनिक व्यय के में प्रयोग होने वाली जो राशि होती है उसे हम कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। और 5वां देखिए, संपत्तियां जो देखी जा सकती है उन्हें हम मूर्त संपत्ति कहते हैं, और जो संपत्ति नहीं देखी जा सकती उसे हम अमूर्त संपत्ति के नाम से जानते हैं। सत्य असत्य की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए पहला है आहरण से पूंजी कम हो जाती है, यहाँ पर है तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूंजी से हमारी पूंजी जो है मालिक ने लगाया और यदि उससे निकाल लेता है तो वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा, बाहरी लोगों को देय राशि पूंजी कहलाती है, तो ये असत्य है। यहाँ पर ये गलत दिया है कि देय राशि पूंजी नहीं कहलाती, क्योंकि मालिक द्वारा लगाया गया पैसा पूंजी कहलाती है। तीसरा, जो व्यय चालू वर्ष में लाभ प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं आयगत व्यय कहलाते हैं, अर्थात ये सत्य है, उन्हें आयगत ही कहते हैं जो चालू वर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए खर्च किए जाते हैं। व्यापारिक बट्टे का लेखा किया जाता है, तो ये असत्य है, क्योंकि व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता है, नगद बट्टे का लेखा यहाँ पर किया जाता है। 5वां देखिए, तरल संपत्तियां अल्प अवधि में रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, तो बिल्कुल सत्य है। जो तरल, जैसे रोकड़ की बात करें हम या फिर देनदार की बात करें तो ये तरल संपत्तियों के अंतर्गत आता है, और ये अल्प अवधि यानी 12 माह के अंदर इन्हें रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये थे सत्य असत्य विकल्प रिक्त स्थान सही जोड़ी
इनके क्वेश्चन हमने पहली इकाई से लेखांकन एक परिचय से आपको कराया। अगला अध्याय के भी हम यहाँ पर पूरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको हल कराएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।